हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में जानेंगे। इसमें हम आपको जिस प्रकार से बता रहे हैं, जिस प्रकार से समझा रहे हैं, उस प्रकार से यदि आपने याद कर लिया, समझ लिया तो आपकी जो परीक्षा होने वाला है 2027 में हिंदी का, उसमें इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका उसकी तैयारी हो जाएगी और आप उसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें हम आपको जिस प्रकार से भी समझाएंगे, जिस प्रकार से भी बताएंगे, आप उस प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, जो पिक्चर देख रहे हैं, ये है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये लेखक है किसके? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है आपके किताब में, हिंदी की किताब में, उसके ये क्या है? लेखक है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? पाठ है। इसी के लेखक है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। आप इसका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से याद रखिएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो महू में हुआ। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और किस परिवार में जन्म हुआ था? तो एक दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। इसमें हम जिस प्रकार से बता रहे हैं आप उस प्रकार से याद रखिएगा, क्योंकि आप एक भी लाइन मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है जैसे मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहे जाते हैं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को। तो इस प्रकार से हम जो भी बता रहे हैं आप सब याद कर लीजिएगा। समझ गए? मानव मुक्ति के पुरोधा यानी मानव मुक्ति की अगुवाई करने वाले बाबा साहब जो है अपने समय के, यानी ये अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से थे, यानी सबसे जो अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनमें से क्या थे? ये एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक कहते हैं पहला से 5वां तकले की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जैसे हम लोग पढ़े हैं बचपन में, तो वही प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी बड़ौदा के जो राजा थे, नरेश यानी राजा थे, उसके प्रोत्साहन पर ये उसको क्या किए? उत्साहित किए। और उसके प्रोत्साहन पर क्या किए? उच्चतर शिक्षा के लिए, आगे के शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क, कहाँ गए? न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। और फिर वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन जो इंग्लैंड में पड़ता है। समझ गए? उन्होंने संस्कृत का, किसने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। किसका? संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय जो है अनुवाद के जरिए पढ़ा। संस्कृत का जितने भी धार्मिक था, जो जितने भी पुराण थे यानी पौराणिक थे, और पूरा जो वैदिक था, वेद था, उसको अनुवाद के जरिए पढ़ा। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के जरिए, ये जिस भाषा में पढ़ते थे, हिंदी मराठी जिस भाषा में, उसको अनुवाद के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में क्या की? अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। अनेक जो है कई मौलिक स्थापनाएं, जो मूल होता है, मूल अधिकार होता है आदमी का, उसका क्या किए? स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर, यानी सब कुछ मिलाकर ये क्या थे? इतिहास मीमांसक, इतिहास की समीक्षा करने वाले। उसके बाद विधिवेता यानी कानून के जानकार, कानून जानने वाले। उसके बाद अर्थशास्त्री यानी रुपए पैसे, इस सब के बारे में जानकारी रखना, देश के ग्रोथ इत्यादि। और समाजशास्त्री, और समाज के भी ज्ञाता, समाजशास्त्र के ज्ञाता। और शिक्षाविद यानी विद्वान, शिक्षा में विद्वान। तथा धर्म दर्शन के, धर्म का जो फिलॉसफी है उसके व्याख्याता बन कर के उभरे, है ना। सब मिलाकर के, कुल मिलाकर वे क्या क्या थे? इतिहास मीमांसक भी थे, विधिवेता भी थे यानी कानून के जानकार, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद यानी विद्वान थे, और धर्म दर्शन के भी क्या बनकर के उभरे? व्याख्याता बनकर के।
धर्म की व्याख्या करने वाले। इस प्रकार से देख सकते हैं आप ये कितने पढ़े लिखे, कितने विद्वान है अपने समय के। स्वदेश में कुछ समय, स्वदेश यानी अपने देश में यानी भारत में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। वकालत यानी वकीलगिरी भी की, वकील के काम भी किया। समाज और राजनीति में, समाज और राजनीति में जो है बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, समाज में भी यानी हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें, और राजनीति यानी जो नेता सब होती हैं संसद में बैठते हैं उसमें भी क्या किए, ये बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए यानी एक्टिव भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतो यानी जिसको कहते थे छुआने से छुआ जाएंगे उसको उन्होंने अछूतो स्त्रियों यानी महिलाओं, औरत, अछूतो स्त्रियों, मजदूरों को और अछूतो स्त्रियों और मजदूरों को, मजदूर जो लेबर होते हैं उसको जो है मानवीय अधिकार, मानव का जो मूल अधिकार होता है वो अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए और समाज में आदर दिलाने के लिए, वैल्यू दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी बिना थके हुए, बिना रुके हुए क्या किए, ये संघर्ष किए। इस सब कारणों से इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकते। आजकल जो देखते हैं महिलाएं पढ़ती है या हर क्षेत्र में अभी काम करती, आगे बढ़े हैं, ये सब किनका दिया हुआ है, किनकी देन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। नहीं तो सब चूल्ही चौका फूकते ही रह जाते घर में, अब तक कोई भी लड़की पढ़ नहीं पाती, समझ गए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इनके चिंतन की यानी जिनका चिंतन मनन करते थे, जिसको अपना ये आदर्श मानते थे समझिए एक प्रकार से, तो वही इनके चिंतन और रचनात्मकता के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे, वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन कौन इनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। परीक्षा में आपसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन रहे, इस तीनों में से कोई ऑप्शन देगा, चाहे तीनों देगा तो आप याद रखे रहिएगा, समझ गए। और वैसे भी जो भी हम लेखक के बारे में बताते हैं उसका जन्म, निधन, उनके माता पिता, उनकी रचना हर हाल में याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में आता ही है। और बाकी जो हम पढ़ाए उसको तो आप याद रखिएगा, समझ गए। इसको मुख्य रूप से और इसको भी साथ में याद रखना है। भारत के संविधान निर्माण में यानी भारत के जो कानून बना, संविधान बना, उसके निर्माण में, उसको बनाने में उनकी महती भूमिका, इनकी महान भूमिका यानी बड़ी भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण, और एकनिष्ठ पूरी तरह से समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दिसंबर 1956 ईस्वी यानी दिसंबर के महीने में, कब? 1956 में ही, लगभग आज़ादी के 9-10 वर्ष बाद बाबा साहेब का क्या हो गया? निधन हो गया, यानी इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी यानी कई किताब लिखे इन्होंने। उनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। इनकी प्रमुख रचना और भाषण कौन कौन है आप ये याद रखिएगा। द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, उसके बाद द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। देखिए ये इंग्लिश में जो वर्ड है उसको हिंदी में लिखा गया है क्योंकि बिहार के विद्यार्थियों को पढ़ने में असुविधा न हो, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको पढ़ने में असुविधा होगी, इसलिए इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण क्या है, और भी है, लेकिन सबसे पहले क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। द पढ़ने का तो आप इंग्लिश आप पढ़े होइएगा तो हल्का से हम बता देते हैं। द है THE और कास्ट CASTE, कास्ट माने होता है जाति। द कास्ट और इन का स्पेलिंग आप लोग जानते होइएगा IN, समझ गए। और इंडिया का स्पेलिंग INDIA। तो द कास्ट इन इंडिया का इंग्लिश जान गए। और देयर मैकेनिज्म इसी के साथ है। तो देयर का स्पेलिंग आप सभी लोग पढ़े हैं THEIR, यही है यहाँ पर देयर। एंड मैकेनिज्म MECHANISM। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट।
इस प्रकार से जेनेसिस भी क्या है, इंग्लिश में ही है, और डेवलपमेंट में भी इंग्लिश में भी है, इसको हिंदी में लिख दिया गया है। तो ये सभी किस में है, इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि इसको किस में लिख दिया गया है, हिंदी में। तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, द का आप बता ही दिए, THE, अनटचेबल्स यानी UNTOUCHABLES, द अनटचेबल्स का मतलब होता है छुआछूत। उसके बाद हु आर दे, हु आर दे किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको बता देते हैं, ये है हु आर दे, समझ गए, हु आर दे। हमारे पास सही स्टाइलस नहीं है, नहीं तो नोट वाला होता तो हम जल्दी जल्दी आपको लिख करके बता देते। तो आप देख लिए हु आर दे क्या है, हु आर दे, यही इंग्लिश में लिखा गया है, इसको हिंदी में लिख दिया गया। उसके बाद है हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज, शूद्र जो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, तो इसी में शूद्र कहा गया है। तो हु आर शूद्राज, हु आर यहाँ पर शूद्राज होगा दे के जगह पर। उसके बाद है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म बुद्ध से संबंधित है और कम्युनिज्म उसी सब से, समझिए, साम्यवादी। उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा जानते हैं BUDDHA, बुद्धा यानी भगवान बुद्ध को यहाँ कहा गया है। बुद्धा एंड है AND, एंड हिज का स्पेलिंग है HIS, और धम्मा DHA में, समझ गए, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये याद रखिए, सारा का सारा इंग्लिश में है, ये बस हिंदी में लिख दिया गया है। उसके बाद है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। उसके बाद है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये जानकारी आपको मिलेगा जब वेद पढ़िएगा और 3,000 साल पहले का इतिहास पढ़िएगा, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। उसमें मातृत्व सत्ता थी, यानी महिला की वैल्यू थी, और देख रहे हैं आज के समय में इसका वैल्यू कहाँ चला गया, कितना गिर गया है। तो वही कह रहा है द राइज, यानी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि जो है इनकी रचना है। एक बार फिर से देख लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन कौन है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, हिंदी में जो है इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये पूछा भी है परीक्षा में, बाबा साहेब का जो है संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में, किसके, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। उसके बाद आइए अब जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ इसके संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। इसमें यहाँ प्रस्तुत पाठ कहने का मतलब ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब की विख्यात भाषण, यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है आपके सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है, बाबा साहेब के विख्यात भाषण यानी फेमस भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यहाँ प्रस्तुत जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहब के विख्यात भाषण है, कौन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किए, तो यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इंग्लिश में, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया कौन नाम से, जाति भेद का उच्छेद नाम से, किसके द्वारा, ललई सिंह यादव के द्वारा। परीक्षा में ये भी पूछा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने बाबा साहब के विख्यात भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने। तो उसी से जो है ललई सिंह यादव जो इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किए हैं, हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं इस भाषण को, उसी को थोड़े से संपादन के साथ, थोड़े से एडिट के साथ, इसमें थोड़े बदलाव के साथ लिया गया है। यह जो भाषण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह भाषण कहने का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में आप समझिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के
लाहौर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो यह भाषण यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन यानी वर्ष में जो एक बार सम्मेलन होने वाला रहता है उसमें जो है सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये भाषण किस रूप में तैयार किया गया था? लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन होने वाला था जाति पाति तुरक मंडल के नाम से 1936 में, उसमें अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की, अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति करने की दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। ये जो भाषण था उस समय की ज़रूरत थी क्रांति करना, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना, है ना। तो उस दृष्टिकोण से ये उपयुक्त नहीं था। समाज के दृष्टिकोण से ये बहुत उपयुक्त था, लेकिन अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से उसको भगाने के, उसके लिए क्रांति करने के दृष्टिकोण से सहमति नहीं बन सकने के कारण क्या हुआ, यह सम्मेलन स्थगित हो गया और यह भाषण जो है पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट पुस्तक का रूप दिया, सब अलग इसके लिए पुस्तक के रूप में इसको तैयार किया। प्रस्तुत आलेख में यानी इस आलेख में वे भारतीय समाज में, प्रस्तुत आलेख में यानी ये जो लेख है, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, इसमें जो है भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन के नाम पर, भारत के समाज में श्रम विभाजन के नाम पर यानी काम के बंटवारे के नाम पर जो है मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में, मध्य युग में ही जो अपशिष्ट संस्कार थे, बेकार संस्कार थे, उसके रूप में जो बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन के नाम पर जाति में बटा हुआ इंसान था, छुआछूत, ये ऊंच नीच, वो सब उसके जो मध्ययुगीन के जो अपशिष्ट संस्कार थे, बेकार संस्कार थे, उसके रूप में उस समय भी बरकरार था ये जाति प्रथा। कब? आज़ादी के समय। तो उसी पर क्या है, मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा की विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, जाति प्रथा के जो विषमतापूर्वक सामाजिक आधार है यानी एक दूसरे को ऊंच नीच कैटेगरी में रखना, छुआछूत की दृष्टि में रखना, किसी को सुपीरियर, किसी को हीन, किसी को खराब, किसी को अच्छा, किसी को ये समझना है ना, ऊंच नीच समझिए। चाहे जाति भेद आप जानते हैं ना, जैसे ब्राह्मण को देखिए, राजपूत सबको देखिए, चाहे दलित परिवार में आ जाइए, चाहे डोम सब में आ जाइए, तो इस सब के बीच में जो खाई है ना, इस सब के बीच में जो विषमतापूर्वक सामाजिक आधार है, विषमतापूर्वक यानी एक समान नहीं है, तथा रूढ़ पूर्वाग्रह, जो रूढ़िवादी पूर्वाग्रह है पहले से जो चलता आ रहा है, जो खराब प्रथा है, तो वही रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए, और भारत के जो लोकतंत्र के लिए जिसको जनतंत्र भी कहा जाता है, उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी, उसकी जो जाति प्रथा है का विषमतापूर्वक विभाजन है, ये क्या है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इसकी प्रकृति पर भी यानी इसके स्वभाव पर भी, लोकतंत्र के लिए खराब स्वभाव पर भी जो है यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। भारत के लोकतंत्र के जो भावी नागरिक है, आने वाले उस समय के जो नागरिक थे, उसके लिए क्या है, यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है यानी शिक्षा देने वाली है, आँख खोलने वाली है। समझ गए? तो ये था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। उम्मीद है आपने ये सब पढ़ा होगा, देखा होगा, और इन सब को आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। समझ गए? इसमें मुख्य रूप से हम बता दिए क्या याद रखिएगा, बाकी हर चीज़ याद रखिएगा। मुख्य रूप से हम बात करें, इसका जन्म याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ ये याद रखिएगा, किस परिवार में हुआ ये याद रखिएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा कौन थे, तो यही थे। इनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये याद रखिएगा। इसका निधन कब हुआ, दिसंबर 1956 में, कहाँ हुआ, दिल्ली में, ये सब याद रखिएगा। इनका जो रचना एवं भाषण है, ये तो हर हाल में आप याद रखिएगा पूरा, ये तो परीक्षा में आएगा ही। द कास्ट इन इंडिया से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तक। समझ गए? और ये कितने खंडों में इसका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित हो चुका है,
इकोनॉमिक कहाँ से, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। उसके बाद जो है ये जो आप श्रम विभाजन जाति प्रथा है किनसे लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है या जाति भेद के उच्छेद से लिया गया है। इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया, यानी हिंदी में ट्रांसलेशन कौन किया है इंग्लिश हिंदी में, तो ललाई सिंह यादव ने, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद भी जो हम बताए वो आप अच्छे से पढ़े होइएगा तो याद हो ही जाएगा। तो इसमें से हम 100% गारंटी देते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को समझेंगे, समझ गए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले लाइव में कह गए, अभी तो लाइव नहीं हो सकता है क्योंकि सब्सक्राइबर इसमें नहीं है उतना, 50 कम से कम हो जाएगा 50 को तब लाइव हो सकता है, तो उतना नहीं है तो लाइव अभी नहीं हो सकता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, समझ गए।